नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम के तहत, जिसमें हम बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक को करने वाले हैं जो लिखा भी है। आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग की बात करेंगे, 77वें बाफ्टा अवार्ड्स की बात करेंगे, फिर 18वें G20 शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करेंगे। तो मतलब ये जितने भी टॉपिक हैं, हम इसके तहत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ना केवल आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा कि कैसे करना है, साथ ही साथ आपको ये भी यहाँ बताएंगे कि मतलब किस डेप्थ में जा करके आपको पढ़ना है। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि अब जो यूपी कमीशन है, जितने भी स्टेट कमीशन है, वो अपने प्रश्न पूछने के दायरे को चेंज कर चुके हैं। पहले तो ये होता था कि वन लाइनर पूछा जाता था, एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे करके 4 ऑप्शन पूछ लेते थे। लेकिन अब जो है यूपीएससी कमीशन या कोई भी कमीशन है, वो थोड़ा सा मतलब अपने आप में विविधता लाया है अपने प्रश्न पूछने के तरीकों में। और अब आप देखेंगे कि वो करंट अफेयर्स में भी 1-2 ऑप्शंस बना रहे हैं, और उसमें भी कोशिश उनकी ये रहती है, अगर एक ऑप्शन सरल है तो एक ऑप्शन काफ़ी कठिन देते हैं, और हम आप जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। तो इसी सब की चीज़ों का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। देखिए, दिसंबर 2023 में जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम पहली डेल्टा रैंकिंग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के तहत एक डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, उसी से संबंधित 2 स्टेटमेंट हैं। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया जो पहला स्टेटमेंट है, और इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है कि एक सही है, 2 सही है, कि दोनों सही है, कि कोई नहीं सही है। जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड है। और कमेंट सभी को करना है, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं सभी कमेंट करते रहिए, इससे हमको आपकी स्थिति का पता चलेगा। और जब एक तरीके से अगर शिक्षक अपने स्टूडेंट की स्थिति को जान जाता है, तो वो उसी हिसाब से प्रयास करता है। तो आप लोग ईमानदारी से कमेंट करिएगा, तभी हम आप लोगों के लिए आगे की जो हमारी वीडियो रहेगी वो और हम बेहतर कर पाएंगे। ये आप लोगों का क्या एक तरीके से द्वारा फीडबैक देने का काम करेगा। तो चलिए, इसमें जिन लोगों ने, देखिए ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक की बात है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसलिए कथन आपका केवल एक सही हो जाएगा। और थोड़ी सी व्याख्या देखें। देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी इस रैंकिंग में देश भर के 329 मतलब 329 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों की भागीदारी हुई है। शीर्ष रैंकिंग में कौन है? तेलंगाना के कुमरुम भीम आसिफाबाद के तिरयानी ब्लॉक। मतलब ये तेलंगाना का जो आसिफा ब्लॉक है, आसिफाबाद के तिरयानी ब्लॉक को जो है वो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की कौशाम्बी जो ब्लॉक है, इसको जो है वो इस डेल्टा रैंकिंग में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको ये भी स्टेटमेंट ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपका इस स्टेटमेंट से प्रश्न आ जाए। तो इसलिए देखिए, जब हम कह रहे हैं कि आप व्याख्या खंड को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तो प्रश्न यदि सीधा सीधा आ गया तब तो बहुत अच्छा है कि जो मैंने पढ़ाया वो आ गया। लेकिन यदि आप व्याख्या को भी साथ साथ पढ़ लेंगे, तो ये गारंटी है कि इस टॉपिक से यदि यहां से प्रश्न आ रहा है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए, आपका एक प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न पे आइए। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? बारबी, ओपेनहाइमर, पुअर थिंग्स, द जान ऑफ इंटरेस्ट। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 2 नंबर सभी कमेंट करें और बताएं इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है बी, वो एकदम सही है, ओपेनहाइमर इसका उत्तर है।
देखिए ओपेनहाइमर फिल्म को जो है वो 77वें बाफ्टा पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। और इसके निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जो ओपेनहाइमर फिल्म है इसके जो निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन, क्योंकि अब जो है जो परीक्षाएं हैं उसमें फिल्म सब जान है कि परीक्षक भी जान रहा है, जो पेपर सेट करते हैं उनको पता है कि आप लोग जो है फिल्म को रट के बैठे हुए हैं। तो वो एक काम करता, थोड़ा सा एडवांस करता, क्या है कि फिल्म का नाम तो दे देगा, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, आ गया, बहुत अच्छा है। बस जब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि इसके निर्देशक का नाम, अब चूंकि आप उतने गहराई में जाते नहीं हैं, निर्देशक को पढ़ते नहीं हैं, और आप जो है अपने प्रश्न को, पढ़ा हुआ प्रश्न जो है वो गलत कर देते हैं। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम यही बताने वाले हैं कि थोड़ा सा जो है, जहां आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे थोड़ा सा और गहराई में उतर करके आपको पढ़ना होगा। तो क्रिस्टोफर नोलन को भी याद रखिए, इसके निर्देशक हैं। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात किया जाए तो किलियन मर्फी, ये ओपेनहाइमर फिल्म के ही जो अभिनेता थे किलियन मर्फी, उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का यदि देखा जाए तो एम्मा स्टोन है, और इनके फिल्म का नाम क्या है? फिल्म जो है वो पुअर थिंग्स है। मतलब अगर अभिनेत्री के बारे में पूछे तो एम्मा स्टोन है, और इनकी जो फिल्म है पुअर थिंग्स है। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के बारे में भी पूछा गया है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे कि 20 डेज इन मारियुपोल, तो ये जो है डॉक्यूमेंट्री के लिए ये बाफ्टा पुरस्कार जीता हुआ है। और यदि 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी ओपेनहाइमर को दिया गया। मतलब बाफ्टा तो जीता भी, गोल्डन ग्लोब भी ये जीत रहा है, और साथ ही साथ ऑस्कर भी जीत रहा है। मतलब ये जो ओपेनहाइमर फिल्म है इनका क्रिस्टोफर नोलन की, ये बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब और मतलब ये ऑस्कर, ये तीनों को जो है इस बार ये फिल्म विजेता रहा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यहाँ से देखिए गोल्डन ग्लोब से पूछ सकता है, बाफ्टा से पूछ सकता है, और ऑस्कर से तो पूछता ही पूछता रहता है। तो यदि तीनों में कोई आए तो आंख मूंद के ओपेनहाइमर को लगाइए, बस आप इसके निर्देशक को याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न पे जाने से पहले एक संक्षिप्त सूचना, आप सभी जान रहे होंगे कि आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो काफ़ी डिले हो गई हैं, और बहुत संभावना है अक्टूबर नवंबर में होने की। तो अभी का जो समय है वो आपका पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा को पढ़ने का समय है। और मुख्य परीक्षा को इसलिए पढ़िए क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको वो अवसर नहीं मिलेगा जो अभी अवसर है मुख्य परीक्षा पढ़ने का। आप सोचिए, प्रीलिम्स देने के बाद आप अगर आपको ये लग रहा है कि हम 3-2.5 महीने में पूरा 6 पेपर और सामान्य हिंदी एसए का सारा खत्म कर लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। विश्वास करिए, आप पीटी पास भी कर जाइएगा, मुख्य परीक्षा में सब गड़बड़ कर दीजिएगा। तो अभी जो है आप मुख्य परीक्षा को भी करिए, और प्रयास ये रहे कि करीब करीब 70% तक की चीज़ें जो है वो पीटी के पहले आप तैयार कर लें। और इसी को टारगेट में रख करके हमारे संस्थान द्वारा जो टेस्ट सीरीज है वो ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। जो देखिए हमारा जो टेस्ट है वो तो 27 मार्च से ही शुरू है। पेपर 5 का मैंने ख़त्म भी कर दिया, पेपर 6 हमारा चल रहा है। लेकिन देखिए घबराने की बात नहीं, अगर आज मतलब आज हमारे आप टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो जहां से आप शुरू करेंगे वहीं तक आपको लाके छोड़ा जाएगा। मतलब कुछ भी पीछे का छूटने वाला नहीं है, वो आपको मिल जाएगा, तो उसकी चिंता मत करिए। 7303075007 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। देखिए इसके माध्यम से हम इतना ही आपसे कहना चाहेंगे कि इसमें जो है हम आपको डेली मंडे टू फ्राइडे 2 क्वेश्चन देते हैं टॉपिक वाइज, और जो है शाम तक उसका मूल्यांकन कर देते हैं 5 बजे के बाद, और 10 बजे तक जाते जाते उसका मॉडल पेपर भी आपको अवेलेबल करा देते हैं। तो इसके माध्यम से एक तरीके से संपूर्ण जो है आपकी तैयारी आपकी टॉपिक वाइज प्रश्न के अनुसार हो जाती है। तो इसका लाभ लीजिए, इन नंबरों पे संपर्क करिए। सूचना समाप्त हुई। अब आइए अगले प्रश्न पे। 31 अक्टूबर 2023 को किन 2 भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? ग्वालियर और कोझिकोड, वाराणसी और हैदराबाद, जयपुर और कोची, पंचमढ़ी और त्रिशूर। जल्दी से बताइए किसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करें और बताएं इसका उत्तर क्या होगा।
दो भारतीय शहरों की बात हो रही है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर ए दिया है वो एकदम जो है वो सही है। देखिए अब थोड़ा सा, अगर वो तो आपने फैक्ट देख ही लिया कि कोझिकोड और ग्वालियर की चर्चा आपने कर ही दी, लेकिन अगर थोड़ा सा एक स्टेटमेंट डाल के पूछ ले कि यूनेस्को की जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी, तो नहीं, ये स्थापना कब हुई थी? 1945 में, इसका भी ध्यान रखना है। और मुख्यालय क्या है? पेरिस, फ्रांस। तो ये दो फैक्ट याद कर लीजिए। और यूनेस्को के फुल फॉर्म की बात हो तो ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत तूफानी करने के चक्कर में आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछ ले, तो ये भी फैक्ट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा यूनेस्को से संबंधित। लेकिन महत्वपूर्ण वही है जो मैंने प्रश्न में कराया है। चलिए हमारा अगला चौथा प्रश्न है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन का चुनाव करिए। देखिए इसमें क्या कर रहा है? असत्य कथन का चुनाव करिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी आप प्रश्न को करिए तो उसमें ये जरूर देखिए कि सत्य लिखा गया है कि असत्य लिखा गया है। जनरली बच्चे बहुत प्रेशर में भी रहते हैं, उस समय चूंकि परीक्षा का प्रेशर रहता है तो बहुत ध्यान से देखते नहीं हैं, और वो ऐसे सत्य असत्य में ही गड़बड़ कर जाते हैं और आता हुआ प्रश्न गलत करके आ जाते हैं। और ये दुर्भाग्यवश तब हो जाता है कि यदि भाई अगर 95 कट ऑफ जा रहा है, आप 105-10 करके आए हुए हैं, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि इस तरीके से सीटें इतनी कम आ रही हैं, प्रश्न का लेवल बहुत बढ़ चुका है, तो अब वो दिन चले गए कि कोई 110, 15, 20 तक बहुत आसानी से करके आ जा रहा है। मतलब जो भीड़ होती है वो एकदम बॉर्डर या बॉर्डर से थोड़ा सा ऊपर होती है, और जब आप बॉर्डर पे रहते हैं और आता हुआ प्रश्न गलत होता है और किसी कारणवश आप वहीं से बाहर होते हैं, तो कितना ज़्यादा आपके लिए हानिकारक होता है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन होता है। एक दो बार हम भी जब दे रहे थे तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ था। तो ये सब अपना अनुभव भी आपसे शेयर करते रहते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ने की वजह से जो है, अगर 150 प्रश्न है तो 150 में 4-5 प्रश्न ऐसे गलती कर जाते हैं। और इसमें भारी तब वही हो जाता है कि जब आपका आता हुआ प्रश्न गलत हो जाए। अगर नहीं भी आ रहा है, यदि आपने गलत कर दिया है, तब भी समझ लीजिए आप माइनस मार्किंग के दायरे में तो है ही है, 1/3 तो आपका गया ही गया। चलिए पहला स्टेटमेंट है कि 9-10 सितंबर 2023 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। देखिए G20 शिखर सम्मेलन की बात हो रही है और 18वें हो रही है, तो ये तो एक अपने आप में ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। और ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम था। इस सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह की स्थायी सदस्यता मिली थी। यह शिखर सम्मेलन दूसरी बार भारत की अध्यक्षता में देश में आयोजित हुआ। देखिए 4 स्टेटमेंट है, आपको इसमें गलत कथन कौन सा है बताना है, जल्दी से बताइए, आप लोगों के पास 10 सेकेंड है। सभी लोग कमेंट करें और बताएं इसको। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है, 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम था, ये भी सही है। अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया, ये भी सही है। लेकिन यह शिखर सम्मेलन पहली बार भारत की अध्यक्षता में देश में हुआ था, तो दूसरी बार नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ था। और इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है कि 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 समूह के 21वें सदस्य के रूप में स्थायी सदस्यता दी गई। तो अगर अफ्रीकी संघ की बात की जाए तो उसमें कितने देश हैं? तो 55 देश हैं। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए ये आज का प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, 14 फरवरी 2024 को अबू धाबी में उद्घाटित पहले हिंदू मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मंदिर का नाम बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर है।
इसकी ऊंचाई 108 फीट है। इस मंदिर के निर्माण में राजस्थान के बलुआ गुलाबी पत्थरों का उपयोग किया गया। आपको बताना है इसमें दिए गए स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। जल्दी से प्रश्न को बहुत ध्यान से देख करके बताइए। देखिए इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट तो यही हो गया कि ये जो है स्थान कहाँ है, अबू धाबी में। तो ये स्थान भी याद रखिएगा कि हो सकता है कि आप बहुत वो सिंपल सा पूछ ले कि जो पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, कतर, दोहा, अबू धाबी कुछ दे करके कंफ्यूज करा दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अबू धाबी को याद रखना है। अब इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसमें कौन सा उत्तर जो है वो सही हो। जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है, इसमें सभी स्टेटमेंट सही हैं। देखिए इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और ये अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर इसका नाम है और इसकी ऊंचाई जो है वो 108 फीट है और इस मंदिर के निर्माण में राजस्थान के बलुआ गुलाबी पत्थर का भी उपयोग किया गया था। तो ये जो है ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। आप लोग इसको जो है यहाँ से भी देख सकते हैं। ये मंदिर की संरचना है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत की रैंक थी। देखिए ये जो रैंकिंग वाले प्रश्न हैं यहाँ से प्रत्येक वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, चाहे वो अपर का आपका पीटी हो या आरओ का पीटी हो। तो इसको भी बहुत ध्यान से देखना है। और कुछ तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, जैसे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है, फिर उसमें एक आता है पत्रकारों की रैंकिंग वाला, तो वो भी पत्रकारिता में तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरीके से फिर HDI वाली जो रैंकिंग जारी होती है या नीति आयोग की कोई रैंक जारी होती है, तो ये सब जो है आप एक जगह करिए क्या कि इन जितने भी रैंकिंग्स हैं एक जगह नोट्स बना के रख लीजिए। तो आप 2-3 बार यदि आप रिवीजन कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। और अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं हम जो है परीक्षा के समय इसको कर लेंगे, तो विश्वास मानिए करंट एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा सिल्ली मिस्टेक करवाती है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ तो स्टेटमेंट को करना बहुत ही टफ होता है, आप निश्चित तौर पे गलत करके आएंगे। और इसीलिए जो आप देखेंगे जो थोड़ा सा करंट में अच्छा काम कर लेते हैं वो अगर 35 क्वेश्चन आ रहा है तो आसानी से 30-32 क्वेश्चन तक सही कर लेते हैं। लेकिन अगर जो थोड़ा सा यहाँ से लापरवाही करता है तो वो 15-16 पे आ जाता है, मतलब 20 के नीचे। यदि आप 20 के नीचे आए तो आप कोई मतलब आपको पीटी नहीं पास करा सकता, क्योंकि करंट की बहुत निर्णायक भूमिका होती है। तो करंट जो है, पहली चीज़ तो करंट परीक्षा के समय केवल पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। बहुत लोग, कुछ पत्रिकाएं आती हैं जैसे आई दृष्टि आती है, घटनासार आता है, लोग उसी को प्रयास करते हैं लास्ट में आएगा पढ़ लेंगे करके आ जाएंगे। आप बताइए ईमानदारी से कि पिछली बार परीक्षा आपने दिया था कितना वहां से आ गया था। और ठीक है वो अच्छी पत्रिकाएं हैं, एक औसत में तो निकल ही आता है, लेकिन आप औसत से आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपको इसके लिए डेली न्यूज़पेपर से मैटर कलेक्ट करना है, जो आपकी मंथली मैगजीन है उसको हर महीने तैयार करना है। फिर जो वो पत्रिकाएं आती हैं, चाहे घटनासार हो चाहे घटना चक्र हो, फिर वो लाभदायक होती हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं पे डिपेंड रहिएगा तब तो आपके साथ दुर्घटना होनी तय है। तो उससे बचने के लिए जो हमारे सुझाव हैं वो देखिए, आपकी जो मंथली मैगजीन पत्रिका उसको पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, और जो हमारा ये वीडियो है इसको भी आप फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से बताइए इसका उत्तर। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर डी दिया है वो एकदम सही है। और थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। देखिए इसके जारीकर्ता कौन है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। इसमें कुल शामिल देश कितने हैं, 180 हैं। सूचकांक में शीर्ष स्थान किसका, देखिए ये भी पूछता है। इसमें जो डेनमार्क है वो शीर्ष स्थान पर है और सबसे निचले स्थान पर कौन है, सोमालिया है। इसमें भारत, लेसेथो और मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 93वें स्थान पर रहा है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की जो रैंकिंग है वो लेसेथो, एक साउथ अफ्रीका का देश है, और एक जो है मालदीव, अफ्रीका का देश है लेसेथो, और मालदीव के साथ ये 93 रैंक पे है।
गत वर्ष भारत की रैंकिंग 85 थी। देखिए आपको ये जो रैंकिंग के प्रश्न है इनको पढ़ने में एक सावधानी और भी रखना है कि आपको एक साल पीछे का भी डाटा जो है वो अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि आयोग क्या करता है कभी कभी एक साल पीछे का भी डाटा पूछ लेता है। तो यदि आप देखेंगे तो जो पिछली बार भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की रैंकिंग थी वो 85 थी और इस बार जो है वो 93 हो गई है। तो ये चीजें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर, 19 से 20 जनवरी 2024 के मध्य 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। आपको बताना है कि स्टेटमेंट एक सही है, दो सही है, कि दोनों सही है, कि कोई नहीं सही है। जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएं इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताइए आप लोग। और इसमें जिन लोगों ने, देखिए पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है और दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो इसमें ऑप्शन एक सही है। और थोड़ा सा इसकी व्याख्या देखिए। देखिए 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 कब आयोजित हुआ? 19-20 जनवरी 2024 के मध्य कहाँ हुआ? युगांडा की राजधानी कंपाला में। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्य विषय क्या था? तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ऑब्वियसली युगांडा में हो रहा, तो वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष वही करेंगे। तो युगांडा के राष्ट्रपति जनरल योवेरी कगुता मुसेवेनी है, ये नाम आपको याद रखना है। और सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो दूसरा स्टेटमेंट है कि नेतृत्व किसने किया था भारत का, देखिए उपराष्ट्रपति दे देगा, प्रधानमंत्री दे देगा, तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस बार जो है कौन अध्यक्ष मतलब भारत का नेतृत्व किया था, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। तो चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जो है आप लोग, हमारा तो सुझाव है कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेपर पे नोट करते रहिए, क्योंकि आप अगर समय दे रहे हैं, आप 15-20 मिनट हमारे वीडियो पे समय दे रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसको साथ ही साथ नोट करते रहिए। तो होगा क्या कि परीक्षा के समय आपको रिवीजन करने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। और यदि कहिएगा तो लास्ट में जो है इसका हम PDF भी आपको अवेलेबल करा देंगे। चलिए हमारा 8वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 2023 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। COP29 वर्ष 2024 में जापान में आयोजित होगा। देखिए 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कमेंट सभी को करते रहना है, कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर बी दिया है वो एकदम सही है। और इसकी व्याख्या आप लोग देखिए थोड़ा सा। देखिए संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ, ये फैक्ट हो गया। पिछला सम्मेलन कहाँ हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोग जो है पीछे से भी पूछ लेता है। अगर COP28 अगर दुबई में हुआ तो COP27 की भी जानकारी रखिए और COP29 के बारे में भी जानकारी रखिए जो आगामी होने वाला है। तो COP27 जो है वो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। और COP28 का थोड़ा सा उद्देश्य देख लीजिए कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए वैश्विक समाधानों की पहचान करना, इसका जो है ये उद्देश्य है। और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करना। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था
मतलब जो महत्वपूर्ण दूसरा स्टेटमेंट, इसमें पीएम मोदी ने भाग लिया था। और COP29 का आयोजन जो है वो बाकू अजरबैजान में होगा, ना कि जापान में होगा। जो आपका तीसरा स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो गया। देखिए एक दो तो सही है, तीसरा क्यों गलत हो गया, क्योंकि COP29 का जो आयोजन होगा वो बाकू में होगा। बाकू कहाँ है, अजरबैजान में है। तो इसका ध्यान आपको रखना है, क्योंकि बहुत संभावना है कि जो है वो प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाए। ये तो महत्वपूर्ण है ही है। यदि आगे आयोग एक लेवल ज्यादा जाएगा तो वो यहाँ से जा सकता है, और अगर एक स्टेप पीछे आएगा तो वो यहाँ से आ सकता है। इसलिए देखिए हमारा उद्देश्य क्या है कि जिस प्रश्न को हम यहाँ कराएं तो उसका पूरा डिटेल्स आपको करवा दें। कम से कम यदि आप हमारे साथ अपना मूल्य समय, कीमती समय हमको दे रहे हैं, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भी आपको कुछ बेहतर दें, ताकि आपको हमारा वीडियो 20 मिनट देखने के बाद ये तो संतोष हो कि चलिए समृद्धि आईएएस पे संदीप सर द्वारा कुछ मैंने सीखा। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। सेकेंड लास्ट प्रश्न है हमारा, दिसंबर 2023 को अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? व्लादिमीर जेलेंस्की, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, जो बाइडेन, टेलर स्विफ्ट। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आसान सा प्रश्न है, बताइए। और हमको तो विश्वास है कि इसमें किसी का गलत नहीं होगा। जल्दी से बताएं इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है डी, वो एकदम सही है, टेलर स्विफ्ट। और थोड़ी सी आप लोग इसकी व्याख्या भी देख लें। देखिए 2022 का पर्सन आप देखिए, इस बार का तो टेलर स्विफ्ट है, अमेरिकी पॉप सिंगर है, ये देख लीजिए, ये इनका फोटो है टेलर स्विफ्ट जी का, तो ये है। लेकिन अगर 2022 का, चूंकि 23 में तो टेलर स्विफ्ट को मिला है, 22 में देखा जाए तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की योम द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को संयुक्त रूप से मिला था, मतलब ये पीछे मिला था। और भारत की ओर से, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत की ओर से महात्मा गांधी पहले वह एकमात्र व्यक्ति रहे हैं जिन्हें वर्ष 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि सोचिए कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, वो भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक यह पुरस्कार मिला है। और कब मिला है? 1930 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है वो इन्हें दिया गया था। तो ये हो गया। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य, अभी तक आप लोगों ने विश्व के 7 आश्चर्य मतलब 7 अजूबों की बात सुनते थे, लेकिन एक 8वां भी हो गया है। और आप लोग को खुश होना चाहिए कि वो हमारे धर्म से संबंधित है। तो बताना है कि कैलाशनाथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, अंकोर वाट मंदिर, कोणार्क मंदिर। मतलब घोषित किया गया 8वां आश्चर्य किसे घोषित किया गया? जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या होगा। कमेंट सभी को करते रहना है। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, वो एकदम सही है कि इसका उत्तर होगा अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में स्थित है। और देखिए ये थोड़ा सा जान लीजिए कि ये मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो 12वीं शताब्दी में हुआ। देखिए इन स्टेट इससे भी जो है डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। अब दे देगा कि 8वां अजूबा जो है वो अंकोर वाट मंदिर को घोषित किया गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा दे देगा कि यह मंदिर जो है जावा द्वीप में स्थित है, और यह जो है 14वीं शताब्दी में निर्मित किया गया। किसके द्वारा? खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। तो थोड़ा सा जब आप पढ़िए तो थोड़ा सा डिटेल से जाके पढ़िए कि नहीं, ये कंबोडिया में स्थित है पहली चीज, और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ। किसके द्वारा? खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा। ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, तथा जयवर्मन सप्तम द्वारा जो है इसे पूर्ण कराया गया था इस मंदिर को। तो चलिए आज का जो हमारा प्रश्न था वो यहीं तक था। और इस सीरीज के माध्यम से मुझे ये बहुत उम्मीद है कि आपको करंट के प्रश्न को कैसे पढ़ना है, किस लेवल पे जाके पढ़ना है, उसका जो है तरीका आपको पता चला होगा। अभी जाइएगा नहीं,
आगे देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए, क्योंकि आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत सी जानकारियां हमारे टीम के द्वारा आपको यहाँ निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही साथ ये दोनों हमारे चैनल हैं, समृद्धि आईएएस और संदीप मिश्रा ऑफिशियल, और आप लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हम दोनों ही चैनल पे टाइम टू टाइम आप लोगों के परीक्षा से उपयोगी जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। धन्यवाद, तब तक के लिए शुभकामनाएं आपको।